नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। इस क्लास, इस सेशन, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 41 की बात करेंगे दोस्तों। ईवीएस एनसीईआरटी के पैटर्न की बात करेंगे। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम 20 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और ये सेशन यह बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस सेशन से आपकी 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और तैयारी जारी रखें। तो पहला प्रश्न यह दिया गया है कि आंसुओं या टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जब भी एक दुख वातावरण होता है, जब भी हमें दुख महसूस होता है, तो हमारे अश्रु गिरते हैं। तो अश्रु या टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, आपका कमेंट क्या कहता है। तो वहाँ पर सामान्य नमक की बात करेंगे। हम किसकी बात करें दोस्तों? सामान्य साल्ट, नमक की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी प्यारे मित्र कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से जरूर बताएंगे। लोहे पर जंग या रस्ट लगती है। फेरिक ऑक्साइड से लगती है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से लगती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लगती है, या उपयुक्त सभी के कारण। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में आंसर, फीडबैक जरूर बताइएगा। तो लोहे का जंग या रस्ट लगता है किसके कारण से? तो ऑप्शन नंबर डी को चूज करना है। फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से। आपके तीनों रीजनों से क्या होता है, लोहे पर रस्ट या जंग लगता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक करें। तीसरा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक सेंगर ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, या हार्वे ने की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? सभी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक करके जरूर बताइएगा। तो इंसुलिन की खोज आपके और कोई नहीं, आपके हो जाएंगे फ्रेडरिक सेंगर। इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। यह प्रथम प्रोटीन तथा जिसकी श्रृंखला ज्ञात हो पाई थी। ये कौन सी है? प्रथम प्रोटीन है जिसकी श्रृंखला ज्ञात हो पाई थी। और इस कार्य के लिए इन्हें कितना दिया गया? 1958 में रसायनिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें सम्मानित किया गया था? तो आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सेंगर की बात कर रहे हैं। फोर्थ प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट से किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, या दोस्तों एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो वनस्पति तेलों में को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सभी प्यारे मित्र, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इस कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके लिए? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। देखिए, धातुएं से प्रश्न जरूर आता है, एक प्रश्न जरूर कन्फर्म आ ही जाता है। तो मिश्र धातुएं आपको डिटेल के साथ जरूर जान लेना है। तो मिश्र धातु जस्ता, स्टील, सीसा या एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इनमें से मिश्र धातु सभी लोग जानते हैं, स्टील की बात करेंगे। किसकी बात करें? स्टील, या ऑप्शन में क्या दिया रह सकता है? इस्पात भी दिया रह सकता है, आपको ध्यान देना। इस्पात या स्टील आ जाए, दोनों सेम चीज़ें हैं। लोहा, कार्बन, कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु आपका इस्पात या स्टील होता है। छठा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है। भाप अंगार गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लॉफिंग गैस, मॉर्स गैस। देखिए, हमें ईंधन गैस की बात करना है। देखिए, तो हमारा जो लॉफिंग गैस होता है, हास गैस, ये हमारा ईंधन गैस नहीं होता है।
बाकी ये तीनों क्या है, ईंधन गैस कहलाते हैं। तो हमारा लाफिंग गैस यह ईंधन गैस में नहीं आता है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक की बात करेंगे। तो ऐसा तत्व जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता हो जब ऑक्सीजन में जलता है, तो वह हमारा फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक कौन क्या जलता है? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ऐसा तत्व वह होता है सोडियम। सोडियम तत्व जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से जलता है। ठीक है, जब सोडियम ऑक्सीजन में जब जलता है तो ये क्या है, सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है, शायद ये प्रश्न आपने फेस ना किया हो, तो आज आप फेस भी कर चुके हैं कि फेदम। फेदम क्या है दोस्तों? फ्रीडम वो अलग चीज़ है, ठीक है, जो एक फ्रीडम होता है वो स्वतंत्रता की बात, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक फेदम की बात करेंगे। ये एक मछली होती है, पौधे का नाम है, ये एक बर्तन को कहते हैं, ये एक माप या मिशोर को कहते हैं, मिशोर जो होता है। तो फेदम क्या है दोस्तों? तो फेदम एक माप है। क्या है? फेदम एक माप हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर है, रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की तीव्रता, समुद्र की गहराई या शरीर का तापमान। तो समुद्र की गहराई के लिए तो सभी लोग जानते हैं क्या उपयोग किया जाता है। हमने जो पिछली कंसेप्ट की क्लासेज की थी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। वो हमने बताया था सोनार, अगर नाप आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, समुद्र की गहराई अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर दिया गया है रिचर स्केल, वह होगी भूकंप की तीव्रता, या जिसे हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। रिक्टर आपका जो मैग्नीट्यूड स्केल, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। कैसा पैमाना है, प्रश्न आ गया तो गणितीय पैमाना, ये भी आपको ध्यान देना है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छ या आर्बिट्रेरी कि छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुगणक को रिक्टर पैमाना कहते हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, आपको पता है टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं 10वां प्रश्न, स्क्रीन पर है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन है, न्यूटन है, अल्फ्रेड नोबेल है या मैडम क्यूरी की बात कर रहे हैं? तो डायनामाइट के आविष्कारक बताना है, कौन हो जाएंगे? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक है वो हमारे कौन हो जाएंगे? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्फ्रेड नोबेल की बात करेंगे। डायनामाइट यह एक प्रमुख विस्फोटक होता है, इसके आविष्कारक जो हैं अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। आप देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनाइट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से किया जाता है? तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4 H2SO4 को 1000 से 1900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश की 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ प्लास्टर पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O कहलाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही श्रीघी उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? चिकित्सा और युद्ध के इन दोनों क्षेत्रों में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणों का, लेजर किरणों का, गामा किरणों का या कैथोड किरणों का हो रहा है? सभी कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट, अपना फीडबैक अब जरूर बताएं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सपने ड्रीम्स बरकरार है, ये ज़िंदगी बरकरार है। और ये ज़िंदगी खुशनुमा तभी होगी जो आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना वो मिलेगा, इसके लिए प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान है? हम बात कर रहे हैं लेजर किरणें की बात कर रहे हैं।
13वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। विद्युत तरंगे होती हैं, रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, रडार में ध्वनि तरंगे होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर जरूर बताएं। दोस्तों रडार आपने नाम बहुत ही सुना होगा। तो रडार किस प्रकार की तरंग है, तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। रडार किस प्रकार का है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आपने 9th या 10th क्लास की अगर साइंस में जाएंगे तो ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी जो रहती है 3rd to 10th क्लास NCERT बेस्ड, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन आपका होता है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। सभी कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर, अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, अर्थात जो ऑप्शन आता है वह प्रकीर्णन की बात करेंगे। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जी हाँ, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो होता है उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, या पहले कम और फिर बाद में। अगर देखिए कोई भी वाहन तेज गति से आएगा तो वाहन का हॉर्न जो बजाता है तो उसका पिच जो होता है उतना ही क्या है, अधिक सुनाई देता है। क्या होगा, अधिक सुनाई देगा। यह आपको ध्यान देना है। 16वां प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, छूकर, जलाकर, NOS से क्रिया करके, या H2SO4 से क्रिया करके। सभी कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात करने का एक ही ऑप्शन है, उसे जलाकर पता किया जा सकता है। 17वां प्रश्न दिया गया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, या शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अगर बर्फ है, एक बार आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, बर्फ पर जब भी दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है, गलनांक सभी लोग बताएंगे घट जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर बर्फ में दाब अगर कम रहेगा तो गलनांक क्या है उसका, घट जाता है कि बढ़ जाएगा। दाब कम रहेगा तो गलनांक बढ़ता है, और दाब अधिक रहे तो गलनांक घटता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। आजकल की गर्मी का सीज़न है, इसमें क्या होता है, हम ज़्यादातर सफ़ेद बनियान या सफ़ेद कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं। इसका कारण यह है कि जो सफ़ेद कलर होते हैं उसमें का बुरा अवशोषक, बुरा मतलब बहुत ख़राब अवशोषक, यानी बहुत कम अवशोषक करता है। गर्मी के सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहने जाते हैं। इस कारण यह है कि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, जबकि यदि गहरे रंग काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो सूर्य के प्रकाश को अपनों में समाहित कर लेता है। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है। तो ठंडियों में आप लोग हो सकता है काले कपड़े पहनिए और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े, तो एहसास अलग होगा, ठंड में गर्म का और गर्म में ठंड का। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से गलत कथन चूज करना है। और सभी को बता दूं ये सारा नोट्स PDF फाइल आपको NCERT बेस्ड, अगर आप फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, वहां पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं जायसवाल सर या जायसवाल कोचिंग सेंटर फैमिली को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करें। और हमारे फेसबुक पेज फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। बात करेंगे दोस्तों प्रश्न की कौन सा कथन गलत दिया गया है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। देखिए सभी जानते हैं लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारे में लोहा तैरता है, लेकिन पारा पानी पर तैरता है। ये तीसरा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से बताएं, डाउट क्लियर हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, D, A, C, B। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। जी हाँ, देखिए 10 से लेके 15% बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 से लेके 30% तक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ा होगा पहले। और ठीक है,
15 to 20% ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस के या जो कोई प्रिपरेशन किया होगा, और जो रहता है 15 से 20%, 15 to 20% जो होता है वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपका माइंड या IQ लेवल से के आधार पर चेक किया जाता है। तो संतरे में कौन सा विटामिन होगा, सभी लोग जानते हैं, सिंपल में आएगा, विटामिन सी की बात कर रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि 20 में से आपका स्कोर क्या है, 15 प्लस है, 12 प्लस है या 10 प्लस है, कितना स्कोर है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।